नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। एक तरफ पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एक अलग ही तरह की खबर सामने आई है जो थोड़ी चौंकाने वाली भी और चिंता बढ़ाने वाली भी है। जी हां, आईबी को ये सूत्रों ने जानकारी दी है कि नए साल के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की मध्य प्रदेश में कोशिश हो सकती है और इस अलर्ट के बाद पूरा पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। तमाम कवायदें की जा रही हैं, लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं और इस पर कांग्रेस क्या कह रही है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नए साल का स्वागत होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में जश्न मनाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में एक बड़ी खबर सामने आई। नए साल के जश्न से लेकर होली के महीने तक मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिशें हो सकती हैं। मिले इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी ने इस बात की जानकारी गृह विभाग को दी है। हालांकि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट करते हुए जिला अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने गड़बड़ी करने वाले तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों को 1 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। जारी आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक्शन लेने को कहा गया है। वहीं गृह मंत्रालय ने प्रदेश में एनआईए का विशेष थाना खोलने पर मुहर लगा दी है। गृह विभाग को मिली जानकारी के बाद सभी जिला कलेक्टर और एसपी को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन इन हालातों पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने पूछा कि 18 साल की सरकार के बावजूद एमपी में ये हाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इंटेलिजेंस उनके पास है, सब कुछ जानकारी उनके पास है। यदि शासन नहीं चला पाते हैं जो चला पा रहे हैं, इस तरह के भड़काऊ एडवाइजरी देना बंद करें, ज्यादा उचित है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी तंज कसा। गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की है तो गृह विभाग को और मध्य प्रदेश शासन को इसे बहुत गंभीरता में से लेना चाहिए कि उनके सरकार में रहते आखिर ये स्थिति क्यों बनने जा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। में किस तरह के नारे लगे थे, वहाँ नारे तो देशद्रोही के लगे थे, वहाँ नारे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे। तो ऐसे नारे लगाने वाले लोग जब कहीं कुछ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रभक्तों की तरफ से भी कोई ना कोई, तो इसलिए सतर्कता बरतना ये सरकार का पहला कर्तव्य होता है। और उसी निर्देश में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टर और सभी पुलिस अधीक्षकों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूं ये तो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी है और आवश्यक भी है, और जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं उनको कुचलना भी चाहिए, क्योंकि मामा का भी बिल्डोजर लगातार चल ही रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में यदि कहीं भी सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की किसी ने कोशिश की तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। जिला स्तर पर अभी से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही गड़बड़ी की आशंका वाले क्षेत्रों में ऐसे हालातों से निपटने के लिए पहले से ही सारी तैयारियां रखी जाएंगी। वहीं पहले हुई वारदातों में शामिल रहे लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उनके लोकेशन और मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन के इंतजाम समाज विरोधी तत्वों पर नकेल कसने में जरूर कामयाब होंगे और हर आम खास नए साल का स्वागत शांति सुकून से कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में, उनका परिचय कराते हैं। अभय प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी की ओर से आपका स्वागत है अभय जी। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता अजय शाह जी, आपका स्वागत है। और देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट अभय जी आपसे ही, तो ये इस तरह की चेतावनी मिलना या अलर्ट जारी होना किस तरीके से देखें, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक खतरा मंडराता रहेगा। देखिए, गृह विभाग का इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है वो इसी तरह की जो गतिविधियां होती हैं उन पर पैनी नजर रखता है। जो देश के तोड़ने की ताकतें हैं, जो बाहर से जो ताकतें सक्रिय हैं कि कहीं कैसे कोई सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ा जाए। आने वाला अभी 26 जनवरी भी है,
ये सारी चीजें, नया वर्ष है, लोगों का जमावड़ा होता है, आज तो भीड़ लगती है। निश्चित तौर पर हमारा जो खुफिया तंत्र है उसने जानकारी दी है कि कुछ लोग ऐसे मंसूबे पाले हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर भी चल रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, वो यहाँ कुछ कार्रवाई करने के अगर फिराक में होंगे तो उन पर आंसू लगाकर कड़ी कार्रवाई कर उन पर काबू पाया जाएगा। निश्चित तौर पर उनको भी अभी से ही जो है टारगेट भी किया जा रहा होगा कि किस क्षेत्र में कौन कौन लोग वहाँ हो सकते हैं। जो जानकारी इंटेलिजेंस ने इतनी निकाली है और उसके आगे की जानकारी पे भी इंटेलिजेंस काम कर रहा होगा। जी, इंटेलिजेंस काम कर रहा होगा। अजय शाह जी, क्या कहेंगे? विपक्ष में आप लोग हैं और आप जिम्मेदार ठहरा रहे सरकार को। हालांकि सरकार ने सबको चौकन्ना कर दिया, अलर्ट पे कर दिया पुलिस प्रशासन को, लेकिन ये जो कोशिशें होंगी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की, क्या लगता है आपको इनको रोका जा सकता है? दिपेश जी, अभय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। शांति का टापू, 6 व्यक्तियों को मारकर 100 को जख्मी कर प्रज्ञा ठाकुर करने चली भजन। अरे मालेगांव मामले में जमानत के लिए झूठा एफिडेविट दिया, उस पे भी तो कुछ जतन करो जतन। आप बताइए, मालेगांव में बेवजह लोग मारे गए। अरे शाह साहब, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? बात एमपी की चल रही है, आप मालेगांव पहुंच गए। आप यहाँ के तो और हमारी सांसद है, मध्य प्रदेश की सांसद है, और उन्होंने अभी बोला है कि हर व्यक्ति को अपने हथियार रखने चाहिए। कितना भयंकर उन्होंने एक एडवाइजरी दी है। जिस तरह एनआई ने एक एडवाइजरी दी है, उससे ज्यादा भयंकर अभय जी को मैं बताना चाहता हूं, और आपके दर्शकों को भी, कि कितनी भयंकर उन्होंने एडवाइजरी दी है। और अभी हमारी मंत्राणी उषा ठाकुर ने भी उसको इंडोर्स किया है। तो ऐसे जब शांति के टापू में लोग रह रहे हैं, उनसे हमको सतर्क नहीं रहना चाहिए। मैं तो दूसरी चीज बोल रहा हूँ था, ये एडवाइजरी अगर उन्होंने जारी की, अच्छा किया। उन्होंने अभी बताया कि एनआईए का एक थाना भी खुल गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतने सारे इस शांति के तथाकथित टापू में इतना सारा जलजला क्यों इकट्ठा हो गया? 18 साल से कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की सरकार है, और जो धीरे धीरे जो इकट्ठा होता है मलबा, या ये शांति के टापू में अशांति के विघ्नकारी तत्व, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी आपने ये भी बताया कि जब राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त आप भी जानते हैं दीपेश जी, और डीएनएन ने बताया भी है कि एक आईजी, 6 एसपी, एआईजी और कम से कम 2000 पुलिस वालों की फौज वहां पे चल रही थी। आप बताइए, वो इतने सारे पुलिस वालों के होते हुए भी वो विघ्न संतोषी लोग बाग पाकिस्तान के नारे लगाते हुए निकल गए। आज तक पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी, या जानबूझ के उनको निकाल दिया गया, और या सिर्फ बदनाम करने के लिए। लेकिन आप ही लोग कह रहे थे कि उस समय की डॉक्टेड वीडियो है और छेड़छाड़ की गई है, और ये तमाम चीजें तो आप ही लोगों ने बोली थी। जी, मैं वही बोल रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगे थे। अच्छा, तो फिर आप सवाल उठा रहे कि भाई पुलिस वालों की नाक के नीचे से कैसे निकल गए? नहीं, अगर नारे लगे थे तो इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये फेलियर किसका है? गृह मंत्रालय का है, और हमारे गृह मंत्री तो कुछ तो भी बोलते रहते हैं। नहीं, लेकिन ये जो आपने सीधे सीधे उस प्रज्ञा ठाकुर जो कह रहे हैं उस बात से जोड़ दिया। भाई वो कह रही हैं कि अपने सुरक्षा के लिए घर में एक तेज धार वाला चाकू रख लीजिए। आप तो कह रहे हथियार की बात कह रही हैं वो। ये आप भी कोई तिल का ताड़ नहीं बना रहे हैं ज्यादा शाह साहब? नहीं, उन्होंने क्या बोला? हाँ, अब आप उनका क्या बोलते भाषण खुद सुन लीजिए। और पहली बार तो उन्होंने नहीं बोला है, और उसी का इंडोर्समेंट किया है हमारी मंत्राणी उषा ठाकुर ने। तो एक बार गलती हो सकती है भाई, अपनी सुरक्षा करने के लिए कह रहे हैं वो। अब सुरक्षा करने की सलाह देना ये भी क्या गैर कानूनी है, सांप्रदायिक हो जाती है? नहीं, देखिए, सुरक्षा बात दूसरी है। अपनी सुरक्षा साहब, एक पशु पक्षी भी जब अटैक होता है ना, वो भी अपनी यथोशक्ति सुरक्षा कर लेता है। उसको इतिहास रहा है ना शाह साहब, भारत का इतिहास ऐसा है, आजादी के पहले और बाद में देख लें,
बहुत बुरा इतिहास रहा है इस तरह से जब सांप्रदायिक घटना होती। खैर अजय जी वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान से वो जोड़ रहे हैं कि भाई उनने कहा था कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर आईबी भी ऐसा कह रही, तो ये क्या घटनाओं के तार तो नहीं जुड़ रहे कहीं? अभय जी। जी आपने शाह साहब की बात सुनी? ठाकुर जी वो सांसद हैं जिन्होंने इनके 10 साल के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। और ये जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं ये उस समय चुनाव में भी काफी लगाते रहे, लेकिन जनता का जो अदालत से जो फैसला आया वो प्रज्ञा ठाकुर जी के पक्ष में 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से आया। तो ये तो हमेशा से ये तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कांग्रेस करती रही है। लोगों को अलर्ट करना, कोई देश पर कोई या प्रदेश पर कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है, लोगों को जनमानस को पहले से आगाह कर देना, ये सरकार का नहीं। लेकिन ये एक सवाल उठता है ना कि भाई जब आप कह रहे पुलिस प्रशासन का राज है सब चीजें, तो फिर प्रज्ञा जी क्यों सलाह दे रही कि भाई अपने अपने घर में भी एक तेजधार वाला चाकू रख लें? देखिए प्रज्ञा जी का जो कहना है वो किसी और दृष्टि से उन्होंने कहा होगा, और उन्होंने क्योंकि वो महिला है, महिला के नाते भी उन्होंने अपने अनुभव पे कहा होगा। तो इस तरह से जो घटनाएं पूर्व में घटी हैं, चलिए वो दूसरे बात कह रहे हैं कि भाई इतने साल से आपकी सरकार है, इसके बावजूद यहाँ पर ये जो समाज विरोधी तत्व हैं जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, कि खरगोन की जो घटना रामनवमी वाले जुलूस की सबको याद होगी, वहाँ भी अलर्ट था, वहाँ भी उसके बावजूद इतना बड़ा दंगा वहाँ पर हो गया था अभय जी। तो इसलिए शंकाएं हैं सबके मन में। बाद दंगा करने वालों पर बुलडोजर चला ना। हाँ लेकिन नहीं हो ऐसी घटना, ये ज्यादा बेहतर है। हाँ इसलिए तो इंटेलिजेंस ने आगाह किया है। अच्छा। यही पे भाई इंटेलिजेंस इसके पीछे, और ये यहीं तक इंटेलिजेंस केवल आगाह करके रुका तो होगा नहीं, तो सारे सूत्र खंगाल रहा होगा कि कहाँ हो सकते हैं, कहाँ एनआईए का जो खोल देना, थाना खोल देना उसी का है प्रतीक। सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए इस और कदम बढ़ाया है कि इस पर जो है अगर इस तरह की कोई बात कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर काबू पाया जाए। तो शाह साहब भाई सरकार अपनी तरफ, मैं आ रहा हूँ देवदत्त जी बस आपके पास में, शाह साहब का एक कमेंट और ले लूँ। भाई एनआईए ने जैसे ही कहा, आईबी ने जैसे ही कहा, सारे जिला कलेक्टर एसपी सबको ताकीद दे दी गई है कि भाई जो बदमाश है, गुंडे, लिस्ट बना ले, निगरानी रखें, नजर रखें, और जहाँ संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पहले से फोर्स भेजा जा रहा है। तो पुरानी घटनाओं से लिया सरकार ने सबक, और वो चाह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से नया साल का भी स्वागत हो और बाकी त्योहार भी मनाए जाएं। इसमें भी आपको शंका या शक हो रहा है अजय जी? की बात नहीं दीपेश जी, मैं तो चाहता हूं, शिद्दत से चाहता हूं कि एनआईए उस बात का भी स्वतः संज्ञान ले कि जो प्रज्ञा ठाकुर, अब फिर वही प्रज्ञा ठाकुर पे आपकी फिर इसीलिए तो आरोप आप पे लगता है कि तुष्टीकरण की बात आप करते हैं। इतने आतंकी इस देश में पकड़े गए और किस वर्ग से पकड़े गए अजय शाह जी, उस पर आप एक शब्द भी नहीं कहते हैं। कौन पकड़े गए इस देश में? जितने आतंकी पकड़े गए, ध्रुव सक्सेना का नाम सुना है जो हमारे अभय जी ने? कौन था बताए ना? ये सब बीजेपी के, वो 50 नाम अब आपको गिना देंगे सीआईए के लिए और उसके लिए काम करते थे। खैर और उसके लिए ये कुछ नहीं बोलेंगे। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ साहब, झूठा एफिडेविट लेके स्वतः संज्ञान अगर एनआईए लेती है प्रज्ञा ठाकुर पे कि साहब मैं चल नहीं सकती, आपने डांस करते हैं, आप ही के डीएनए ने दिखाया है उनको। अरे ये किसी पे निजी टिप्पणी, आपका मतलब कोई पुरानी पर्सनल बैर भाव है? क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर जी के अलावा आपको कोई दिख ही नहीं रहा है अजय शाह जी। आप भाई प्रदेश में इस तरह के माहौल की चेतावनी दी गई है, वो कह रहे हैं कि सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। मैं आऊंगा इस पर जवाब लेने आपसे। देवदत्त जी का कमेंट हम ले लेते हैं। देवदत्त जी, आईबी की चेतावनी, उस पर प्रशासन का अलर्ट, और देखिए नए साल किस तरीके से देखते हैं मतलब इन तमाम घटनाओं को आप? देखिए अभी परिस्थितियां ना तो मौसम की दृष्टि से ना ही व्यवहारिक जीवन के अनुकूल तो नहीं है। एक तरफ कोरोना का भय फिर से सताने लगा है, जिस तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं, अभी अलर्ट मोड पे सब आ गए हैं, और ये भी सब जो चल रहा है वातावरण वो ठीक नहीं है, क्योंकि शांति, समरसता और एक अलग उत्साहित वातावरण होता है जिसमें सुकून महसूस करता है आदमी। तो पिछले कुछ सालों से परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं, कोरोना महामारी ने आम आदमी को तोड़ दिया है, और समाज में जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं,
उसमें नशे की गिरफ्त में, अवसाद में जा रहे हैं। तो एक प्रतिस्पर्धी जो दौर हो गया है, और गला काट प्रतिस्पर्धा, कोई किसी को कुछ भी कह रहा है। जिन नेताओं को हम आदर्श मानते हैं, चुनते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, जिनके आह्वान पर हम कुछ भी करने तैयार रहते हैं, वो कैसे कैसे लोग बयान देते हैं। नहीं, लेकिन पीएफआई जैसे संगठन भी है ना देवदत्त जी, जो बिल्कुल स्लीपर सेल की तरह फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं। जब देश विरोधी उनकी जो साजिशें, जब उनका भंडाफोड़ होता है तो हम हैरान रह जाते कि देखिए किस किस तरह की सोच है। तो भाई हो सकता वैसे और स्लीपर सेल हों जो कोशिश में हों कि भाई माहौल ख़राब किया जाए एमपी का। देखिए, ये तो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें कहें, समाज विरोधी, हमेशा सक्रिय रहते हैं। यहाँ एक वो अजीब माहौल है, सज्जन शक्तियां हैं जो घरों में बैठी रहती हैं, उनको बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, पूरा है यथा स्थितिवाद की स्थिति में रहते हैं। और जिन लोगों को कुछ बिगाड़ना है वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं। आप बताइए, इतनी सरकारें आई गई, कैसे जाल फैलता जाता है। जब सिर से पानी ऊपर जाता है तब क्यों पकड़े जाते हैं? ये शुरुआत में क्यों आपकी LIB, CBI, CDI, कितनी सारी एजेंसियां हैं जो चीजों को पता ही नहीं कर पाते। जब छापा पड़ता है कई जगह तो पता चली करोड़ों की संपत्ति एक चपरासी की मिल रही, लेकिन जब वो उसके व्यवहारिक जीवन में अंतर आ रहा है, कमा रहा है, तब क्यों नहीं देखते? ऐसी अपराधियों का चल रहा है कि अपराधी संगठित गिरोह बना लेते, कहाँ कहाँ वो ठिकाने बना लेते हैं, और फिर आप करते हैं। तो जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं होगा और राष्ट्र सर्वोपरि नहीं होगा, तब तक ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। इन सबको बहुत नियंत्रित और अंकुश लगाना चाहिए, इनको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जिससे फिर ना वो पनप पाए, और सजगता का एक वातावरण शासन, प्रशासन और समाज में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता जब एनआईए अपना काम करती है, किसी को उठाती है, तो 10 लोग फिर उनके समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं। वो इन तमाम साजिशों को इस सिरे से नकार देते हैं, खारिज कर देते हैं, कहते हैं अरे साहब एक वर्ग विशेष को परेशान किया जा रहा है। फिर ये बातें भी तो सामने आती है ना देवदत्त जी। बिहार में देखिए आप किस तरह से वहाँ पर षड्यंत्र पकड़े गए, तो कहीं उसको RSS से जोड़ दिया जाता है, कहीं किसी से जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। बिल्कुल, जो लोग अपने यहाँ जैसे माना जाता व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्वयं को बड़ा और दल को बड़ा मान लेते, देश के पीछे कर लेते। तो हर चीज में आरोप लगाना भी ठीक नहीं है, और कई बार ऐसा होता भी है कि नहीं, जो शाह साहब अब इतनी देर से लगे हैं, साध्वी प्रज्ञा मालेगांव, उनके लिए कुछ कहेंगे और अभय जी के लिए भी कुछ कहेंगे क्या स्पेसिफिक? हाँ, ये तो जो गलत बयानबाजी है, आप मुद्दों पे बात न करके वहां पहुंच जाते हैं। उसमें तो जो होगा तो अदालत करेगी ना फैसला, उसमें आपको क्या। हम तो जो व्यवहारिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो किसी की पक्षधारी ऐसी नहीं करना चाहिए। और कई बार ये जरूर होता है कि निर्दोष लोगों को ही फंसाया जाता है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि जब सब लोग अपनी भूमिका सही से तय करेंगे, जब निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाएगा तो कोई उठा भी नहीं पाएगा। और यदि कोई दोषी को बचाता है तो उस बचाने वाले को जरूर बंद करना चाहिए जो उसके पक्ष में बयान दे, क्योंकि आप किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, रहम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो शाह साहब, एक बार भी आपने पीएफआई का जिक्र नहीं किया कि भाई वो कैसी साजिशें रच रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। अब कितने ठिकाने बन चुके हैं, कितनी आतंकी घटनाओं की बात सामने आई है, और एमपी में भी चुनाव हैं इस साल, और यहाँ से भी उनके जो स्लीपर सेल हैं वो पकड़े जा चुके हैं। तो इस तरफ क्या आपको चिंता नहीं है कि भाई एक वर्ग है जो लगातार इस फिराक में रहता है कि कब किस वारदात को अंजाम दे दिया जाए? की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक तरफा निर्णय लेते हैं। पीएफआई में हिंदू नहीं थे क्या, सिर्फ मुसलमान थे? पीएफआई या ऐसी जो भी, जैसे कि देवदत्त जी ने कहा कि जो देशद्रोही शक्तियां हैं कहीं पे रहे, उस पर कड़ी निगाह होनी चाहिए, उनको नेस्तनाबूद करना ही चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर डेंजर है तो हमारे वर्तमान चीफ मिनिस्टर मामा जी ने ही 2 बार प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किसने कराया था, क्यों कराया था? क्या उस वक्त वो गलत थे? और उसके बाद उसी की पार्टी ने, अमित शाह ने जब उनको टिकट दिया था क्या बोला था? अब सत्याग्रह कर रहे। ये 2 रंगी राजनीति नहीं चलेगी। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देशद्रोही जो भी हो, कहीं भी हो, किसी पोस्ट पे हो, उसको नेस्तनाबूद करना, उसकी गर्दन पे वार करना। नहीं, अभी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो अलर्ट जारी हुआ है, किस तरह की व्यवस्थाएं होना चाहिए, किस तरह से
चौकसी की जानी चाहिए? इस बारे में कोई सुझाव देंगे या फिर घूम फिर करके आप मालेगांव पहुंच जाएंगे? ये गले गले तक पानी, ये गंदगी आई क्यों? उसके लिए जिम्मेदार कौन? हाँ। उसके लिए कि हम उस व्यक्ति को या उस अब अभय जी बताएंगे जिम्मेदार कौन है? अभय जी, ये जो हालात हैं आज, अभय जी आप सुन पा रहे हैं? उनसे दोबारा जल्दी से संपर्क कीजिए ताकि अभय जी अपनी बात रख सकें। और क्योंकि वाकई मामला गंभीर है, आईबी ने इस तरह का अलर्ट जारी किया है और नए साल पे बड़ी संख्या में जश्न होते हैं छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक, और इसके अलावा त्योहारों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया कि होली तक ज़्यादा चौकसी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीमें जो हैं मुस्तैद हो गई हैं, लेकिन सियासत भी इसमें शामिल हो गई है और सियासत जब शामिल होती है तो फिर बात का बतंगड़ भी होता है और मामला जो है अलग ही डायरेक्शन ले लेता है। तो ऐसे में देवदत्त जी, एक आप भी देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए अभी? क्या धरपकड़ शुरू हो जानी चाहिए या मतलब एक क्या जो अभय जी हमारे साथ जुड़ गए। अभय जी, आपने बात सुनी थी शाह साहब की? जी, तो क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि ये कैसे इतनी गंदगी इकट्ठा हो गई, इसका जवाब कौन देगा? देखिए, ये तो लगातार चौकसी करने वाले प्रकरण हैं। जब हमारे राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, दीपावली हो, इस सारे मौकों पर पूर्व की सरकारों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। हमारी सरकार तो इस पर पहले से संज्ञान लेकर इन पर काबू पाती है। इसलिए तो इंटेलिजेंस की सारी जो जानकारियां जुटाई जाती हैं उन पर स्थानीय प्रशासन अलर्ट होकर, जैसा आपने बताया कि सारे जो स्टेशन है उनको निगरानी की जाती है, उनके संपर्क सूत्र ढूंढे जाते हैं, कहीं ये किसी के संपर्क के माध्यम में आकर कोई घटना तो नहीं करने वाले। तो ये तो इंटेलिजेंस का काम है, इसलिए इंटेलिजेंस बनाई गई और वो अपना बखूबी काम कर रही है। जानबूझकर तो कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिशें नहीं हो रही हैं जी, जानबूझकर तो कोई कोशिश नहीं की जा रही कि माहौल खराब हो। देखिए, ये मध्य प्रदेश में 2003 से चलती हुई सरकार है, केंद्र में 2014 से 10 साल होने सरकार आई है। इस तरह की जो घटनाएं हैं अब होना आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलती होंगी। ये परिणाम है इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने का। शाह साहब, तो वाकई एक समय यूपीए सरकार थी तो लोग शाम को घरों से बाहर निकलने में डरने लगे थे कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, कहाँ बम फूट जाए, कहाँ धमाका हो जाए, कहाँ गोलियां चल जाएं। तो कम से कम मोदी सरकार के बाद इतना तो हुआ है कि नहीं मानेंगे आप कि भाई इस तरह की तो आतंकियों का कुचला गया है। और ये ज़रूर है कि सांप्रदायिक घटना होती तो उनमें भी तुरंत कार्रवाई होती, तुरंत एक्शन होता है। फिर भी आपकी सुई जो एक ही तरफ पहुंच जाती। तो बात यही है कि पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी राय रखिए अपनी कि भाई अगर ये आने वाला समय है तो और फोर्स बढ़ाई जाए या जो लिस्टेड बदमाश हैं या जो संदिग्ध संगठन हैं उन पर एक्शन हो, कार्रवाई हो। अजय जी। जी अजय जी, जो ये शक्तियां हैं उनके ऊपर सख्ती से काम लेना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हमारे अभय जी बोल रहे हैं, पुलवामा कब हुआ था, कारगिल कब हुआ था, गोधरा अक्षरधाम ये कब हुए थे, आप बताइए ना किसके रिजीम में हुए थे। आप बोल रहे हैं जब कांग्रेस की रिजीम थी शाम को बाहर निकलने में तकलीफ होती थी। अरे तकलीफ होती थी चलो मान भी लिया, लेकिन इतने बड़े बड़े कांड तो बीजेपी के उसमें हुए हैं ना, जो अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्र भक्ति वाली पार्टी क्या कहती थी। तो इंटेलिजेंस का फेलियर सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, इसका जवाब तो हम मांगेंगे ना। और अगर इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ तो उसकी जवाबदारी लीजिए। अजय जी जल्दी से लास्ट कमेंट आपका। जो शाह साहब कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है, आप ही की केंद्र में सरकार है और अब क्या उम्मीद करे जनता कि ये जो चेतावनी आ रही हैं उसको नज़रअंदाज किया जा सके या फिर वो केवल एक कहें कि अफवाह भर साबित हो और इस तरह की कोई घटनाएं नापाक मंसूबों का अंजाम नहीं दे पाएगा मध्य प्रदेश में कोई। को भी जागरूक होकर इस तरह की कोई घटना या इस तरह की कोई गतिविधि उनके आसपास देखने को उनको मिलती है संदिग्ध, तो उसको पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, पूरा प्रशासन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया है
और सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर इन सबके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। अब वो सरकार नहीं है, अब मोदी जी की सरकार है, जो अब पाकिस्तान में घुसकर जिन्होंने जो बार बार परमाणु बम का जो है धमकी देते थे कि हम चला देंगे, उन्हें अंदर घुसकर उनको नेस्तनाबूद किया है। इसलिए अब वो सरकार वो भूल जाए कि पुरानी वो क्या सरकारें हुआ करती थी, ये मोदी जी की सरकार है। जी देवदत्त जी, पुलिस प्रशासन अकेले क्या क्या कर लेगा? क्या नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं होगी? खरगोन में जो हुआ था सबने देखा, किस तरह से रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए और फिर दंगे भड़के तमाम हालात वहाँ पैदा हुए। तो हो सकता है आईबी का इशारा इस तरफ हो कि इस तरह की कोशिशें साजिशें भी हो सकती हैं मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए फिलहाल पुलिस प्रशासन को? भाई पुलिस के पास सब रिकॉर्ड रहता है कि किस मोहल्ले में कौन बदमाश है, कौन सज्जन है, तो चिन्हित करके उन सब पे कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि उपद्रवियों में भय हो, बाकी लोग शांत रहें। ये कौन सी बड़ी बात है? सब पुलिस थाने पूरे क्षेत्र में फैले हैं और वो लगातार गश्त भी करते हैं, तो ऐसे लोगों पे यदि कार्रवाई होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नियंत्रण ना हो जाए। 92 के बाद ये हुआ था कई जगह, जब दंगे कई जगह नहीं हुए जहाँ पुलिस प्रशासन सख्त रहा, उसने अपराधियों पर कार्रवाई यानी एक चुनौती, एक अग्नि परीक्षा है पुलिस प्रशासन की कि जो आईबी का अलर्ट आया वो निर्मूल साबित हो। शुक्रिया आपका अजय जी, शुक्रिया देवदत्त जी, शुक्रिया भाई जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब देखना है कि आईबी के अलर्ट के बाद एमपी पुलिस और प्रशासन किस तरह एक्शन में आता है, क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिससे गुंडे बदमाश या फिर जो समाज के दुश्मन में उनमें एक खौफ पैदा हो और वो कोई भी हरकत करने की हिमाकत न कर पाए। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।